नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एक दिवसीय कार्डियो मेटाबॉलिक जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बात होगी संभल की, जहां मामूली कहासुनी को लेकर एक 17 वर्षीय रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां लाइफस्टाइल डिजीज जैसे मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, मोटापा और कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर कार्डियो डायबिटीज रिसर्च सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा एक दिवसीय कार्डियो मेटाबॉलिक जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और लाइफस्टाइल रोगों के कारण बचाव एवं उपचार की जानकारी दी जाएगी। आयोजन को लेकर संजय पैलेस स्थित पीएल पैलेस में पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ डॉक्टर शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार ये कॉन्क्लेव 21 मई को होटल क्लार्क शिराज में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ भाग लेंगे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रमुख वक्ताओं में दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, लखनऊ केजीएमसी के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत, गुड़गांव की डॉक्टर वर्तिका विश्वानी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के हामिद अशरफ सहित कई अन्य शामिल रहेंगे। पोस्टर विमोचन समारोह में समक्ष जैन और अनिल गोयल मौजूद रहे। देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस मीटिंग में जितने भी डेलीगेट्स डॉक्टर आएंगे उन सबके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और अपने जो भी प्रोग्राम है उससे लाभ उठाएं। ठीक। मैं डॉक्टर राजीव किशोर, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी में सीडीआरएस का भी सेक्रेटरी हूँ अपने एसोसिएशन का, और कॉन्फ्रेंस का भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सीनियर फिजिशियन। अब हमारा एक नया प्रयास है। नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में क्या लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, वो बोरियत सी हो जाती है, लोग सुनते भी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं किसी के पास। तो एक नया प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा मटेरियल कम समय में कंप्रेस करके देना चाहते हैं, जैसे आदमी जाए घर तो ऐसा लगे कि हम कुछ यहाँ से हासिल करके आए, यानी कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें तरह तरह की अलग अलग टॉपिक, जब 12-13 टॉपिक होंगे तो बहुत चीज़ें कवर कर लेंगे, तो आधे दिन में काफ़ी कवर कर लेंगे। इसको मतलब क्लिनिक छोड़ने की भी इतनी जरूरत नहीं है, अब सुबह अपने मरीज देख के मजे से आ सकते हैं। थर्सडे को रखा है, बहुत से डॉक्टर थर्सडे को ऑफ रखते हैं, तो ये भी एक फायदा रहेगा उनको, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी को मरीज छोड़ के कोई चीज़ ज्ञान कितना बहुत ही कोई सीरियस है ज्ञान के चक्कर में तो क्लिनिक छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन अक्सर आदमी मरीज नहीं छोड़ता है जल्दी। बाहर की कॉन्फ्रेंस या लोकल नहीं हो पाती है। तो जीवन शैली संबंधित महत्वपूर्ण जो रोग है कौन कौन से? मैं डॉक्टर कैलाश विश्वानी, फिजिशियन, मैं इस कॉन्फ्रेंस का साइंटिफिक सेक्रेटरी हूँ। तो क्या उद्देश्य है इस पूरी कॉन्फ्रेंस का? इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स को ट्रेन करना, डॉक्टर्स को उन चीज़ों के बारे में बताना, नई जो खोज हुई हैं उनके बारे में स्पीकर्स न केवल आगरा से बल्कि आगरा के बाहर से, जैसे गुड़गांव से, मेदांता हॉस्पिटल से, डॉक्टर लखनऊ केजीएमसी से डॉक्टर सूर्यकांत हैं, दिल्ली से, ऐसे गाजियाबाद से डॉक्टर पंकज हैं, ये लोग आ रहे हैं और ये विभिन्न कार्डियो मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी जीआईटी कैंसर इन सब बीमारियों के बारे में व्याख्यान देंगे। मैं डॉक्टर वाई अग्रवाल हूँ, प्रेसिडेंट हूँ संस्था का, जिसकी कॉन्फ्रेंस हम लोग ऐसे बताया नेट सेल में स्टार्ट करेंगे। आफ्टरनून में स्मॉल सेशन है, 10-10 मिनट के सारे सेशंस होंगे, जिसमें मेनली मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाउ टू यूज इंसुलिन, उसके लिए रेस्पिरेटरी एनक्लेव ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। आजकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही हैं और साथ साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम, गट की जो होती है जीआईटी वाली, उसके वजह से। तो ये चारों चीज़ें मेनली इसमें कंसर्न है जो हम लोगों ने इसमें रखी है। इसमें बस यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि नेट सेल में 10 मिनट का टाइम मिलेगा स्पीकर को ये बताने के लिए कि आपको क्या क्या करना है, डॉक्टर को नई चीज़ें लेटेस्ट जो है। बाकी तो सबको सब पढ़ रहे हैं, रोज़ कॉन्फ्रेंस होती हैं, सभी CMEs होती हैं, सारी चीज़ें। इसमें सिर्फ नेट सेल वाली बात बताने के लिए रखी गई है। वही क्लार्क सिराज में आयोजन है इसका, शाम को 4 बजे स्टार्ट करेंगे इसको। पी अग्रवाल हूँ, को चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी। ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं आपको विस्तृत से डॉक्टर वाई अग्रवाल, डॉक्टर राजीव किशोर और विश्वानी जी ने बताई दी हैं, लेकिन मेन उद्देश्य यही है कि सरल भाषा में कैप्सूल टेक होम मैसेज हो, कम से कम समय में। सिर्फ डॉक्टर्स को ये करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन यूजुअली सब डिटेल बताने के चक्कर में टेक होम मैसेज नहीं जा पाती। तो 10 मिनट के अंदर हम टेक होम मैसेज डॉक्टरों को देंगे, वो टेक होम मैसेज घर ले जाके डॉक्टर प्रैक्टिकली मरीजों का उसी हिसाब से इलाज करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मरीज को देंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
खबर अमरोहा से है, जहां थाना सैदनगली क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर भैंस चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 3 भैंस, एक अवैध तमंचा और घटना में इस्तेमाल किया गया छोटा हाथी वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मामले का खुलासा पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। थाना सैदनगली पर 2 भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके संबंध में थाना सैदनगली पर 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें 3 भैंसें चोरी हुई थी। पुलिस के द्वारा उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। आज पुलिस को ये सूचना मिली कि हुसैनी नहर के पास सकतपुर तिराहा उसके आसपास वो 3 भैंसों को जो बदमाश हैं उनको बेचने के लिए एक छोटा हाथी से लेके जा रहे हैं। तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की। इस गाड़ी को देख के पुलिस ने उसको रोकने के लिए जब कहा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग हुई। उसमें एक बदमाश फूल कुंवर, उसके पैर में गोली लगी है। उसके अन्य 2 साथी वो भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो थाना रहरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस कार्रवाई में एक पुलिस कांस्टेबल भी मामूली रूप से इंजर्ड हुआ है। मौके पर जो छोटा हाथी जिससे ये घटना कर रहे थे और उसमें बेचने को ले जा रहे थे वो बरामद हुआ है। एक तमंचा खोखा कारतूस सहित यहाँ बरामद हुआ है। इस प्रकार इन दोनों घटनाओं के जो अभियुक्त थे फूल कुमार, लुकमान और दानिश, इन तीनों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ में की गई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरान सिंह की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन परिचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने की, जबकि संचालन स्थानीय सीओ ऋतिक कुमार एवं बीडीओ निखिल गौरव कमान कच्छप ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में डीडीओ माहेश्वरी प्रसाद यादव, एसडीओ पीओ संदीप सुमन, पुलिस इंस्पेक्टर विपिन कुमार, हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार और जोरी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह, डीपीओ निरंजन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों में जिला परिषद सदस्य सुरेश पासवान, उप प्रमुख राहुल गुप्ता, मुखिया बसंती पन्ना, बिरजू सिंह तथा कई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ ही माइंस क्रेशर व हाईवा मालिकों में अरुण सिंह, प्रेम सिंह, मुकेश सिंह, चिंदीप सिंह उर्फ गुरुजी, युगल किशोर सिंह, कुंदन सिंह, अनुगूप रंजन, रोशन सिंह, अरुण चौरसिया, मोहम्मद मसीर आलम उर्फ पिंटू समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। एसडीओ का सख्त संदेश, मिलजुल कर ही समाधान निकालने से मिलेगी सफलता। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय है, जिसे सामाजिक और प्रशासनिक सहयोग से ही रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है और बिना आदेश के कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। NH 22 पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर प्रशासन की सख्ती। बैठक में माना गया कि NH 22 पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सामूहिक, ठोस और जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों, क्रेशर, माइंस मालिकों और हाईवा संचालकों ने भी अपनी अपनी राय और सुझाव प्रस्तुत किए। हाईवा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य, चालक के साथ उपचालक की उपस्थिति जरूरी, कोई भी ड्राइवर लगातार 6 घंटे से अधिक वाहन नहीं चलाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई। 18 वर्ष से कम आयु के युवक बाइक चलाते पाए गए तो अभिभावक पर भी कार्रवाई। मॉर्निंग स्कूल को देखते हुए सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक नो एंट्री नियम लागू रहेगा। संशोधन होने पर अलग सूचना जारी की जाएगी। बैठक का निष्कर्ष, प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। बैठक में लिए गए निर्णयों से उम्मीद जताई जा रही है कि हंटरगंज व आसपास के क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित व नियंत्रित होगी। तो ये जो बैठक है, आए दिन जो आप देखे होंगे जोरी में भी, हंटरगंज में भी काफ़ी दुर्घटना हो रही थी और वो समय था 5 साढ़े 5 बजे का और स्कूल का भी मॉर्निंग टाइम है, उसके लिए हम लोग नो एंट्री किया है 5 से 8 बजे तक। और ये इसका अनुपालन, आदेश निकलने के बाद अनुपालन में लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से फिर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन केवल नो एंट्री लगा देने से इसका समाधान नहीं है। इसके लिए हम ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाए थे, माइंस वाले को भी बुलाए थे,
सभी स्टेक होल्डर, जनप्रतिनिधि, जागरूक लोगों को भी आम निमंत्रण दिए थे, जो भी इच्छुक है, जो भी कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। इसके लिए इसमें भी तरह तरह का सुझाव आया। DTO साहब भी हमारे साथ थे, जो प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया है, उधर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, वो भी कुछ अच्छा उधर काम कर रहे हैं। तो हम लोग इधर भी जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हाईवा चलाने का, टोटो चलाने का या फिर बाइक चलाने का, थाना प्रभारी हंटरगंज बोले कि जो भी अधिकांश एक्सीडेंट मोटर बाइक से हो रहा है, जो कि बिना DL से वो चलाते हैं, तो इसमें प्रावधान है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस से चलाते हैं तो 25,000 का, 18 साल से नीचे वाला को 25,000 तक का फाइन है। और इसमें हम लोग कठोरता से इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये आज की बैठक में बहुत ही अतिक्रमण भी काफ़ी लोग किए हुए हैं, हंटरगंज में, जोरी में और उधर पांडेपुरा में भी। वो नापी करा करके वो चिन्हित भी किया गया है 49 व्यक्तियों का, उसमें से 2 व्यक्ति को हटाया गया है 133 CRPC के तहत। तो उसी के तहत हम लोग जो कार्रवाई करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई, SDPO साहब भी थे, वो भी हम लोग जांच में निकलेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और आए दिन आप देखेंगे कि संगरी घाटी में प्रत्येक 2 से 3 दिन में जो एक्सीडेंट का रेशियो है वो खतरनाक है। इसको हम लोग कम करके अगले महीना में आपको देखने को मिलेगा कि कम हम लोग सभी के प्रयास से, समन्वित इंटीग्रेटेड एफर्ट से ही इसको हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों से ये सुझाव मांगे थे, कुछ सुझाव भी आया है 5 से जो 8 बजे है 1 वे करने के लिए एक तरफ से, और ये गोसाइडी के बजाय सोहात एक मोड़ है यहाँ तक वो निर्धारित करने के लिए, तो यहाँ से वो अलग अलग रास्ता जाता है और गोसाइडी से कोई मतलब नहीं है, उधर के बाद फिर बिहार हो जाता है। हम लोग यहाँ बस स्टैंड के लिए भी, टोटो स्टैंड के लिए भी वो बात कर रहे हैं। जिला परिषद से भी पास हो गया बस स्टैंड का, एक जगह मिलेगी तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। CO साहब को बोले हुए वो ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो है जो पी करके गाड़ी नशा में चलाते हैं, इसके लिए सख्ती है। और जो अतिक्रमण की आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो जो तरीका है, जितना नेशनल हाईवे यहाँ क्रॉस करता है, आपको बाजार में जो आप सामने दुकान पर रखे हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें बहुत ख़राब है, उस पर क्या बातें हुई? इसमें नेशनल हाईवे का, हाँ, वो तो NH के वो AE साहब भी आए थे, हमको बुलाए थे, और वो जहाँ जहाँ गड्ढा है उस पर भी कर रहे हैं और सख्ती से भी बोले हैं कि इसको आप कम करने के लिए। लेकिन यहाँ जो काम कराते, जो ठेकेदार का पेमेंट नहीं होने की, वो हाईकोर्ट चला गया है। जो भी है हम लोग के जो अपने स्तर से प्रयास होगा, किसी के नेगेटिव अप्रोच से नहीं, बल्कि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरे हैं। सभी का सहयोग, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अंचल और जो भी इसमें मालिक माइंस का है और ट्रांसपोर्ट का है, सबका सहयोग। और लोगों से अपील करेंगे कि जो नियम कानून है उसको फॉलो करें, हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं। हेलमेट के बगैर अगर आप चलाते हैं तो इसमें सख्ती से हम लोग उसमें जुर्माना है, और वो आए दिन देखेंगे। और जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो उनके लिए भी ये सब कानून लागू होता है। आए दिन यहीं जा रहे हैं 2 किलोमीटर में लापरवाही से, और वही चपेट में फिर आ जाते हैं, फिर रोड जाम होता है और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। चूँकि नेशनल हाईवे है, 1 घंटा का रोड जाम, लोगों का पूरा दिन खराब होता है और मंतव्य तक नहीं पहुँचते हैं। किसी का एग्ज़ाम छूट रहा है, किसी का हॉस्पिटल जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये निर्बाध रूप से ये आवागमन का जो यातायात का ये है वो निर्बाध रूप से चले। इसके लिए सबका सहयोग से की अपेक्षा करते हैं। सर, क्या नो एंट्री पहले की तरह रहेगा या फिर नो एंट्री के टाइमिंग चेंजिंग आएगी? नहीं, नो एंट्री तो टाइम है, वो सुझाव आया है, वो हम लोग अपने में डिस्कशन करेंगे। टाइम अभी 5 से 8 है, चूँकि स्कूल को देखते हुए हम लोग किए थे। और जो एक्सीडेंट हुआ 5:30 बजे के आसपास है, तो ये है। लेकिन इन लोगों का कहना था कि 1 वे थोड़ा सा, दोनों एक ही साथ जब जो गाड़ी छूटती है, निकलती है, तो आपस में एक ही दोनों साइड से रोड जाम का कारण भी बनता है जगह जगह। तो इसके लिए जो बेहतर होगा वो हम लोग देख रहे हैं, बात करके इसको भी संशोधित आदेश निकालेंगे। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मेंजिला अधिकारी कार्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब न्याय न मिलने से क्षुब्ध एक पीड़ित अधिवक्ता ने करीब
11:30 बजे खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अधिवक्ता को बमुश्किल रोका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित अधिवक्ता का गंभीर आरोप है कि विपक्षियों ने उन्हें नंगा करके बेरहमी से पीटा था, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण उन्हें ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मच गई और फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर आम जनता को महंगाई से परेशान करने का आरोप लगाया। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बिजली कटौती की समस्या को भी उठाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज जिला व शहर के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, जिन्होंने गरीबों के ऊपर डीजल पेट्रोलों के दाम बढ़ाए हैं, उसके विरोध में हमने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया है और जिला व शहर ने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि इस तरह से आप जो जनता के हित को ध्यान नहीं रखते हुए आकस्मिक रेट बढ़ा रहे हो, जनता का शोषण कर रहे हो, उसके विरोध में हम जन आंदोलन करेंगे और हम शहर और जिला कांग्रेस ने यहाँ ज्ञापन दिए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी अध्यक्ष के निर्देश पर हम सब लोगों ने अभी हाल में जो पेट्रोल, डीजल, छोटे सिलेंडर आदि के रेट बढ़ाए गए हैं, उसके संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने उनसे अपेक्षा की है कि शासन को भेजकर जो जनता पर महंगाई की मार डाली जा रही है उसको तुरंत वापस लिया जाए, जिससे आम जनता को राहत महसूस हो सके। साथ में जिलाधिकारी महोदय को हम और जिला अध्यक्ष भाई देशराज छाजिया जी ने मिलकर एक ज्ञापन और दिया है कि झांसी शहर में जो अभूतपूर्व बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण से आम जन बहुत परेशान हैं, हम सब लोगों ने उसके लिए धरने की अनुमति भी मांगी हुई है और उसके बाद मिलने के बाद हम लोग धरना भी प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पूर्व उनसे हम सब लोगों ने मांग की है कि वो झांसी शहर और ज़िले की विद्युत आपूर्ति अवलंब ठीक करें। लेकिन श्रेय जो है भाजपा लेने का प्रयास करती है, विधायक लेने का। यहाँ श्रेय का सवाल नहीं है, हम लोग अनवरत बिजली के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पहले हम सब लोगों ने, हम और जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे समस्त नेताओं ने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जाके स्मार्ट मीटर के बढ़े हुए रेटों पे भी विरोध किया और अभी हम विद्युत की सप्लाई के खिलाफ भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो आम जनता की जेब से पैसा निकालने की, आम जनता को लूटने की और सुविधाओं के नाम पर डबल जीरो की जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। श्रेय लेने और देने से कुछ नहीं होता। झांसी शहर और झांसी जिले की जनता जान रही है कि उनकी मूलभूत समस्याओं पे कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है और समस्याओं का निदान कौन सी किस पार्टी के दबाव में लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कोडरमा से है, जहां थाना क्षेत्र के उत्तरी बेकोबर पंचायत के ग्राम अंबा टांड में गैर मजरूआ जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, जबकि सूचना मिलने पर स्थानीय स्तर पर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। कोडरमा से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण कुमार की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से, जहां पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर किस्को थाना परिसर में एसडीपीओ वेदांत शंकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ अरुण उरांव, इंस्पेक्टर संदीप रंजन, थाना प्रभारी मानस कुमार सहित कई अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग शामिल रहे। आगामी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर विशेष निगरानी रखने की बात भी कही गई। बैठक में मौजूद सभी समुदायों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया। बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है।
क्षेत्र के गणमान्य लोगों से उनका विचार लिया गया है और सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं विधि व्यवस्था को लेकर। कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें सबसे प्रमुख ये बात थी कि बकरीद में जो भी कुर्बानी होती है उसके बाद जो भी अवशेष बचता है उसका निस्तारण सुरक्षित तरीके से किया जाए। जो भी अवशेष है उसे एक सुरक्षित जगह पर अच्छे से गाड़ा जाए ताकि बाद में जानवर या कोई और तत्व जो है उसे निकाल कर कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दें। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहल अहमद की रिपोर्ट। खबर रत्नागिरी से है, जहां कोकण की समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान माने जाने वाली गोंधल परंपरा आज भी रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका में शादी समारोह के दौरान पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। इस पारंपरिक आयोजन में लोग जलती हुई दिवटियां लेकर ढोल ताशों की थाप पर नृत्य करते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन परिवार और रिश्तेदार भी शामिल होकर माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना देते हैं। पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाग इस उत्सव को और भी खास बनाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा आज भी कोकण की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही है। सर्वप्रथम भवानी मातेचा आनंद साजरा करण्यासाठी कैलास पर्वतावर चंडमुंड दैत्याचा वध करून या भवानीचा जागर कैलास पर्वतावर शंकराच्या इथे गोंधळ घालण्यात आला आणि त्या गोंधळाची पद्धत तिथून सुरू झाली आणि तेव्हापासूनच ही गोंधळी सर्व मंगल कार्यामध्ये लग्नाचा आणि नवसाचा गोंधळ सर्व ठिकाणी घालण्याची परंपरा ही गोंधळी समाज करत आहे आणि तीच प्रथा आज देखील चालू आहे आणि इथून पुढे देखील आमची पाठची पिढी ती प्रथा चालूच राहिली थी। तसेच या पाठची तरुण पिढी देखील ही गोंधळाची प्रथा आणि परंपरा इथून पुढे चालू ठेवली पाहिजे आणि ते ठेवावी। रत्नागिरी से सी न्यूज़ संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र की सराय तरीन पुलिस चौकी के अंतर्गत मामूली कहासुनी को लेकर एक 17 वर्षीय रिक्शा चालक पर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अल्तसम अपने घर से किराए के रिक्शा लेकर चला था, तभी संभल बहजोई मार्ग पर तेजराम की कोठी के पास कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को थाने ले जाकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता वाशिम की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज के एक सामाजिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आसारे विश्वकर्मा के निर्देशन में हुआ। बैठक में वक्ताओं ने समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे गाजीपुर कांड और निनाया हत्याकांड सहित अन्य मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज के हितों की रक्षा, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की मांग उठाई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि समाज के अधिकारों सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, विश्वकर्मा समाज उन्हें समर्थन देगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा, महामंत्री ब्रजकिशोर शर्मा, प्रदेश सचिव पवन विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन विमल शर्मा, विकास शर्मा, रितेश शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, शुभम शर्मा और अभय शर्मा ने किया। सभा में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा, एक्स प्रधान सीधामऊ कानपुर देहात विकासखंड सरवनखेड़ा। आज उपराया में विश्वकर्मा समाज का ये सम्मेलन था जो मीटिंग की, इसका क्या उद्देश्य? इसका केवल मूल उद्देश्य था कि हमारे समाज में अत्याचार की जो भावनाएं अन्य पार्टियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो की जा रही हैं और उत्पीड़ित समाज अपनी बात कह नहीं पाता शासन को, इसलिए हमारा आह्वान है कि सब लोग, हमारा नवयुवक, हम लोग तो बीत गया, हमारी पुरानी पीढ़ी हो चुकी, हमारे नवयुवक आगे आवे और एकत्रित होकर ये निर्णय दे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे या हम बीजेपी के साथ में रहेंगे, और जिस पार्टी से हमारे समाज का कल्याण, उत्थान और ये घटनाओं पर रोक प्रतिबंधित हो सकें, उसके लिए हम आह्वान करके अगली मीटिंग में आने वाली पर ये निर्णय लेंगे कि हम लोग किस पार्टी में समर्पित होंगे। वैसे आज की स्थिति में जो अंदरूनी बात है पार्टी लेवल की, वो समाजवादी पार्टी की ओर जाने के लिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से हमारे महामंत्री राम आचार्य विश्वकर्मा जी ने इस समुदाय के लिए
बहुत उत्पीड़न झेले, उनकी समस्याएं सुनी और उनके कार्य निर्वहन के साथ, जैसे गाजीपुर घटना एक दुखद है, वो किसी भी परिवार से संबंधित होती, चाहे ब्राह्मण से होती, चाहे अन्य किसी से होती, सबको बुरा लगता। ठीक उसी प्रकार से एक विश्वकर्मा समुदाय की लड़के के साथ अत्याचार करके, रेप करके उसको मार के फेंक दिया गया और उसकी केवल उसको मदद पहुंचाने के उद्देश्य से, उसकी बात सुनने के उद्देश्य से वो वहां पहुंचे, उन पर पथराव हुआ। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। शासन से हमारा, मौजूदा शासन से हमारा एकदम से खुला चैलेंज है कि यदि इन समस्याओं पर रोक न लगाई तो हमारा नवयुवक विश्वकर्मा समुदाय का इकट्ठे हो चुका है और आगे किसी भी पार्टी के साथ में जो उसको सुरक्षित रख सके, बोलने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, आज विश्वकर्मा समाज की कानपुर देहात में फुकराया मीटिंग थी। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था, क्या रूपरेखा? आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हमारा विश्वकर्मा समाज एकत्रित हो, एकजुट हो, सद्भावना, सद्विचार और सत्कर्मों से वो जुड़ा रहे। इसके पश्चात हमारा नवयुवक आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग उन नवयुवकों का पूरा सहयोग करने का हमारा उद्देश्य है। आपको अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? कितना समय हो गया? हमको कितना हुआ जी, कितना समय हुआ है? 2 माह। अच्छा, 2 माह में अभी संगठन में कानपुर देहात में कितने सदस्य आपने तैयार कर दिए? कार्यकारिणी को पूरी तैयार करके मैंने भेज दिया। क्या लगता है 2027 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज किस पार्टी के साथ जा सकता है? हमको अपने समाज से मतलब है, मुझे किसी पार्टी से नहीं मतलब है। अभी समाज ने किसी पार्टी को मतलब नहीं, हमको किसी पार्टी से नहीं मतलब, हमको अपने समाज से मतलब है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।